नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज अपनी जो क्लास है, एक बार हमने आपकी संधि की क्लास ली थी। उस संधि की क्लास के अंदर हमने एक एक संधियाँ आपको बताई थी। दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ के बाद में यण, यण के बाद में गुण, अयादि, पर रूप, पूर्व रूप और व्यंजन के अलग अलग भेद पढ़ाई थी। और व्यंजन के बाद हमने विसर्ग के भी अलग अलग भेद आपको पढ़ा दिए थे। अब रही बात, फिर हमने एक और क्लास ली थी। उस क्लास के अंदर आपके था जैसे संधि का, हमने स्वर संधि का बनाया था, स्वर संधि का चक्र भी बनाया था, विसर्ग संधि का अलग वीडियो बनाया था और एक व्यंजन संधि का अलग बनाया था। तो हमने इसको दो भागों में लिया। एक तो हमने एक एक संधि ले ली थी, प्रत्येक भाग का एक एक भाग। जैसे हमने दीर्घ संधि का वीडियो लगभग 1-1.5 घंटे का बनाया था, फिर हमने गुण का आधे 1 घंटे का बनाया था, तो वो तो एक एक हो गया। उसके बाद हमने स्वर संधि के पूरे भेदों का एक चक्र भी बनाया था, विसर्ग संधि का बनाया था और व्यंजन संधि का बनाया था। अब थोड़ी समस्या ये हो गई कि इन दोनों के बीच का वीडियो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, इन दोनों की क्लास आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे न तो एक एक क्लास होगी, एक एक संधि का भेद होगा, और नहीं एक साथ पूरी स्वर संधि आएगी। आज हम संधियों के आपके सामने 3 भेद लेने वाले हैं। एक ऐसी क्लास जिसके अंदर हम पूरी संधियों को एक साथ न पढ़ करके या एक एक संधि को एक साथ न पढ़ करके आज हम स्वर संधि जो आपका पहला भेद होता है संधि में, उसकी आप चर्चा करेंगे आप। तो पहली चीज तो जैसे स्वर संधि की चर्चा का मतलब ये बात है कि हम न तो दीर्घ संधि अकेली ले रहे हैं, न स्वर संधि के पूरे भेद एक साथ ले रहे हैं, न पूरी संधि को एक साथ ले रहे हैं। आज हम जो संधि के भेद लेने वाले हैं वो संधि के 3 टुकड़े लेंगे। स्वर संधि के 3 टुकड़े आज, स्वर संधि के आगे वाले भेद बाद के अंदर। मतलब आपके लगभग एक ये दिमाग के अंदर बैठ जाए कि हम संधि के अंदर कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि संधि एक ऐसी क्लास है, संधि एक ऐसा टॉपिक है जो एक लंबे समय तक काम आने वाली चीज है और प्रत्येक कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा में हमारी काम आने वाला ये एक मैटर है। तो पहले चीज हम आज आप संधि पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं यही जानना कि संधि होती क्या है। देखो बहुत ही ये एक अच्छा टॉपिक आपके सामने है, और ऐसी कोई कंपटीशन की क्लास जो शायद नहीं होती है जिनमें लगभग ये संधि का टॉपिक नहीं होता है। चाहे वो रीट के एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे कोई एग्जाम हो। हालांकि संस्कृत की संधि चल रही है, हिंदी की अपनी क्लासें जल्दी शीघ्र आने वाली हैं, हिंदी की पूरी ग्रामर बनाने वाले हैं। पटवार से लेकर करके 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड और रीट तक उसमें कंप्लीट पूरी सुपरवाइजर की सब क्लासें आ जाएगी उसमें। आज हम जो संधि ले रहे हैं वो संस्कृत की संधि है। अब पहली बात तो संधि कहते किसे हैं, थोड़ा मैं ले लूँ आपके सामने कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि जैसे 2 आदमी आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, और तीसरा उन दोनों में आकर के दोनों को मिला देता है, दोनों की मित्रता कर देता है, दोनों को एक कर देता है। उस एक करने के तरीके को, उस मिलाने के सिस्टम को हम संधि कहते हैं। जब 2 आदमी या 2 गुट होता है, 2 पक्ष होते हैं, वो 2 पक्ष जब आपस के अंदर मिल जाते हैं तो उन्हें हम संधि कहते हैं। जैसे पुराने जमाने के अंदर 2 राजा महाराजा आक्रमण करते थे, तो उन आक्रमण को तीसरा कोई राजा आकर के उन दोनों की मध्यस्थता करता, उन दोनों की बीच के अंदर मित्रता की भावना पैदा करता, उन दोनों को मित्र बना देता, तो वहाँ पर वो संधि होती थी। तो कुल मिलाकर संस्कृत में हमारी संधि का मतलब होता है वर्णों का मिलाप। वर्णानाम संहिता है, वर्णों की जो संगठन होता है ससंधि इति कहते थे, उसे संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को ध्यान रखना आप। संधि कभी पदों का मेल नहीं होता है, संधि वर्णों का मेल होता है। जब 2 वर्ण आपस के अंदर पास पास में आए और एक दूसरे से किन्हीं शर्तों के आधार पर मिले। ध्यान रखना अब, जब 2 वर्ण, एक वर्ण किसी दूसरे वर्ण से संधि में वर्ण मिलते हैं, फिर कर रहा हूं मैं आप, संधि में कभी पद नहीं मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पदों का मेल, ये पदों का मेल नहीं होता है, संधि वर्णों का मेल होता है। तो जब एक वर्ण किसी दूसरे वर्ण से किन्हीं शर्तों के आधार पर मिलते हैं, जब कोई एक वर्ण होता है वो दूसरे वर्ण से ऐसे नहीं मिलेगा, शांति से नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ विकार पैदा करेगा, कुछ न कुछ शर्त रखेगा। भाई मैं तेरे से मिल तो रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के मिलने की कुछ शर्त होगी, और वो शर्तें किसने डिसाइड की हैं? उन शर्तों को, और वे शर्तें हैं डिसाइड करने वाले पाणिनि हैं। उन शर्तों को डिसाइड करने वाले कौन है? पाणिनि हैं। पाणिनि ने उन दोनों वर्णों के बीच में जो शर्त रखी है, भाई तुम दोनों अगर मिल गए तो तुम्हारे मिलने पर ये विकार उत्पन्न होगा, या ये चेंजिंग होगी, या ये बदलाव होगा। इस प्रकार जब 2 वर्ण मिलते हैं और उन दोनों के अंदर विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर है? जब 2 वर्ण आपस में किन्हीं शर्तों पर मिले,
किसी परिवर्तन पर मिले, कुछ बदलाव पर मिले, वह बदलाव, वह चेंजिंग, वे शर्तें सब किसने डिसाइड की हैं? वो पाणिनि ने डिसाइड की है। और पाणिनि ने वो शर्तें कहाँ लिखी हुई हैं? पाणिनि ने वो सभी शर्तें हमारे संस्कृत का जो संविधान है उस संस्कृत के संविधान में लिखी है कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो अगर दो वर्ण, ये दो वर्ण मिलेंगे तो इनके मिलने पर यह शर्त निश्चित की गई है। मतलब पाणिनि ने प्रत्येक वर्ण, जब दो वर्ण मिलेंगे तो प्रत्येक वर्णों के लिए उन्होंने अलग अलग शर्तें डिसाइड की है। जिस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक जुर्म के लिए, प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग सजाएं होती हैं, अलग अलग प्रावधान होता है, अलग अलग धाराएं होती है, उसी प्रकार संस्कृत संविधान में, जो संस्कृत का संविधान का नाम क्या है? संस्कृत का जो संविधान लिखा गया पाणिनि जी के द्वारा, उस संविधान का नाम होता है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में पाणिनि ने प्रत्येक वर्णों की अलग अलग शर्तें रखी है। उन शर्तों के आधार पर संधि डिसाइड की गई है, उन शर्तों के आधार पर संधि के नियम बनाए गए हैं, उन शर्तों के आधार पर वर्णों का मेल बनाया गया है। तब जाकर के बहुत ही बड़ा परिवर्तन संधि के रूप में पाणिनि के सामने आया है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। इनमें कोई तुक्का नहीं है, इनमें कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, रटने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है, और रटने वाली पढ़ाई पढ़ना भी नहीं है। कई बार कहते हैं इन चीज़ों को रट लो। अरे भाई रट क्यों लो? पढ़ने के लिए हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने के लिए हमारे अंदर पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट भाव होना चाहिए, पढ़ाई के अंदर पढ़ाई को फैशन बनाना चाहिए। तो हम संधि पढ़ रहे हैं तो आज संधि पढ़ने का फैशन नहीं होना चाहिए कि आप देखो किस फैशन से, किस तरीके से, किस हमें हंसी मजाक से आज हम संधि पढ़ेंगे। लेकिन संधि पढ़ेंगे ऐसी कि बस कभी न भूल पाए। ध्यान रखना, संधि रटने की चीज़ नहीं है, संधि याद करने की चीज़ नहीं है, संधि को केवल दिमाग में रखना है, संधि को केवल दिमाग में समझना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सभी शर्तें जो पाणिनि ने डिसाइड की हैं, वो पाणिनि ने सभी शर्तें कहाँ रखी है? अष्टाध्यायी में रखी है। ठीक है, तो हम ये भी जान गए, एक होता संधि की परिभाषा सन्निकर्ष वर्णा नाम। जब दो वर्ण आपस में निकट आते हैं तो वही बात हो गई, जब दो वर्ण निकट आएंगे, मिलेंगे तो कुछ न कुछ बदलाव तो होगा, और बदलाव होगा, वो बदलाव भी क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। और परिवर्तन से जो नया शब्द बन के हमारे सामने आएगा वो कहलाएगा संधि। वो क्या कहलाएगा? संधि। और इसी प्रकार जब दो, एक पूरा पद होता है, वो पद किसी शर्तों के आधार पर टूट जाता है, उस टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विच्छेद। अलग अलग होना, अलग अलग होने की प्रक्रिया को हम विच्छेद बोलते हैं। और वो भी किसी शर्तों के आधार पर। ये नियम तुक्के से हर चीज का विच्छेद कर देंगे, विच्छेद के भी नियम होते हैं, बिना नियम के विच्छेद नहीं कर सकते। अब संधि आएगी, कमला का संधि बना रहे हम कम धन ला, भाई कोई अर्थ नहीं होगा इसका। रमेश की संधि आएगी, संधि बना रहे रमे धन से, वो संधि नहीं होगी। वहां पर भी शर्तें निश्चित की गई हैं, उन शर्तों के आधार पर ही वापस विच्छेद होगा, शर्तों के आधार पर संधि होती है। ये आपका संधि की परिभाषा थी जो आपको क्लियर हो गई है कि जब दो वर्ण आपस में किन्हीं शर्तों के आधार पर मिलेंगे तो वो जो शर्तें हैं, वो नया वर्ड, जो नया शब्द पैदा हो रहा है, नया जो शब्द आ रहा है, वो जो नया शब्द आ रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्लियर है? अब आते हैं संधि के भेद कितने हैं। देखिए संधि के कुल भेद, वैसे हम पढ़ रहे हैं कि संधि के भेद 3 होते हैं। आज तक हमने ये पढ़ा संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन जब हम ऊंची क्लासों में जाते हैं तब हमें ये बात झूठ लगती है कि आज तक हमें जो सर ने पढ़ाया है वो संधि के 3 भेद, इसका मतलब सर को वहाँ पर संधि नहीं आ रही होगी, शायद 3 भेद बताइए। वास्तव में देखो संधि के भेद होते हैं 5। संधि 5 प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की नहीं होती है। लेकिन हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं, जब संधि में 3 ही पढ़ना है। 10th लेवल तक अगर संधि 5 आती है तो ये गलत है। 10th लेवल तक संधि केवल 3 होती है। वैसे संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? कई बच्चों की इच्छा भी है कि आज तक हमने 3 भेद ही पढ़े हैं, या कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है वो कह रहा है हमने 3 भेद पढ़े हैं, तो ये क्लास तो बिल्कुल ही गलत हो रही है। संधि के 5 भेद कहाँ से आ गए? भाई संधि के 5 भेद होते हैं। और देखो संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद होता है स्वर संधि, अच संधि से बोलते हैं। दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि बोलते हैं। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। ये आज तक ये 3 भेदों के नाम केवल आपने सुने हैं। चौथा भेद होता है प्रकृति भाव संधि, और 5वां भेद होता है स्वादी संधि। ये 5 भेद संधि के होते हैं। जब हम उच्च क्लासों में जाते हैं, हम डिग्री कॉलेज में जाते हैं, आगे हम कॉलेज के अंदर संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे संधि के 5 भेद हैं। कई विद्यार्थी ऐसे जो हो सकता है एक आधे विद्यार्थी डिग्री कॉलेज तक जाकर के संस्कृत पढ़े, उनके वहाँ पर 5 भेद हैं। लेकिन हम आज 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं, या किसी छोटी प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, या पटवार या रीट के लिए पढ़ रहे हैं, वहाँ संधि 3 है।
वहाँ संधि कितनी है? वहाँ संधि 3 है। और वहाँ पर संधि 3 कौन कौन सी होती है? पहली स्वर संधि जिसे हम अच संधि कहते हैं, दूसरी व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, और तीसरी होती है विसर्ग संधि जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो पहली चीज़ ये होगी कि संधि हमारे प्रतियोगी परीक्षा में जो छोटा कंपटीशन एग्जाम है, रीट का मान लीजिए, पटवारी या सुपरवाइजर या 10th क्लास या बोर्ड क्लास जितने भी हैं, उनके लिए हम संधि केवल 3 भेद बताएंगे। पहला भेद कौन सा होता है? पहला भेद होता है स्वर संधि। इस स्वर संधि को हम किस नाम से बुलाते हैं? इस स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से बुलाते हैं। तो स्वर संधि के भेद को हम क्या कहेंगे? अच संधि कहेंगे। दूसरा भेद कौन सा होता है? दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि। संधि का जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, और व्यंजन संधि का नाम होता है हल संधि। और तीसरा भेद जो होता है वो होता है विसर्ग संधि। तीसरे भेद को हम क्या बोलेंगे? तीसरा जो संधि का भेद है वो कौन सा भेद है? विसर्ग संधि। तो इस प्रकार संधियां यहाँ पर कितने प्रकार की होगी? इस प्रकार संधियों के यहाँ पर 3 भेद हैं। पहला भेद होगा स्वर संधि, दूसरा भेद होगा व्यंजन संधि, और तीसरा भेद होगा विसर्ग संधि। इतना आप जान चुके हैं कि संधि यहाँ पर केवल 3 प्रकार की होती है। जब हम आगे की क्लास में जाएंगे वहाँ पर संधि 5 प्रकार की होगी। जो नंबर 4 भेद आएगा वो आता है प्रकृति भाव संधि, और जो नंबर 5वां भेद होगा वो होगा स्वादि संधि। इस प्रकार वहाँ पर संधियाँ 5 होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ संधियाँ 3 होती है। अभी संधियाँ कितनी हो रही है? 3 होती हैं। यह आप ध्यान रखना, संधि हमेशा 3 ही बतानी है, 3 के अलावा आगे में संधि नहीं बतानी है। अब आगे चीज है कि संधि 3 होती है, तो पहले हमारे सामने कौन सी संधि आ गई? स्वर संधि। तो देखो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर संधि की परिभाषा, स्वर जैसे इस संधि का नाम है, देखो एक चीज इतनी बढ़िया पाणिनि ने बताई है कि किसी भी संधि का नाम होता है, जैसे स्वर संधि, दीर्घ, गुण, यण आदि हम पढ़ेंगे, उन सभी संधियों की परिभाषा उस संधि के नाम में दी हुई है। हमें परिभाषा याद करने की या परिभाषा को समझने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अगर आपने ध्यान से सुन लिया, क्लास को देख लिया है, तो आपको स्वर संधि पूरी कंप्लीट अभी आ जाएगी। क्योंकि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है कि स्वर संधि का नाम ही क्या है? स्वर संधि। इसका मतलब इसमें आ क्या रहे हैं? स्वर आ रहे हैं। इसमें क्या रहे हैं? स्वर है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं, लेकिन आज तक ये कोई बता नहीं पा रहा है कि इसे अच संधि क्यों कहते हैं। अभी इतना जरूर हम क्लास के बताते हैं कि इसमें अच आते हैं, इसमें अच आते हैं, इसमें स्वर आते हैं। चलो माना कि स्वरों को अच कहते हैं, लेकिन अच स्वर हुए कैसे? भाई अच स्वर आए कहां से? अच आज तक क्लास में ये चीज बताई गई है कि हम स्वरों को अच कहते हैं, लेकिन अच क्यों कहते हैं उन्हें? किस कारण से अच कहते हैं? हमने कहीं लिखा पढ़ लिया कि स्वरों को अच कहते हैं, तो हम भी बोल रहे हैं स्वरों को अच कहते हैं। फिर आप किसी को जाके बताओगे स्वरों को अच कहते हैं, फिर वो आगे बताएंगे स्वरों को अच कहते हैं, लेकिन अच कहते क्यों हैं ये पता नहीं, अभी तक ये पता नहीं है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि स्वरों को अच कहते क्यों हैं। अरे आज तक हमने इतनी किताबों में यही पढ़ा कि स्वरों को अच कहते हैं, हिंदी में यही पढ़ा हमने स्वरों को अच संधि कहते हैं, लेकिन भाई अच संधि कहते क्यों उसे? ये क्या कारण है कि हम स्वरों को अच कहते हैं? अच इसलिए कहते हैं कि हमारी जो संधि है, हमारा जो व्याकरण शास्त्र है, ये पाणिनि जी के द्वारा बनाया गया है, और पाणिनि जी को भगवान शिव ने एक माहेश्वरी सूत्र प्रदान किया है, और उस माहेश्वरी सूत्र अगर नहीं होता तो आज संधि हमारे पास में नहीं होती। वो संधि वहां से निकली हुई है भगवान शिव के डमरू से। डमरू को भगवान शंकर ने कितनी बार बजाया? तांडव नृत्यांतरम, तांडव नृत्य के पश्चात उसको 14 बार बजाया था, उससे 14 सूत्र निकले थे। उन 14 सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र का नाम दिया गया है। उसे चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। हालांकि माहेश्वर सूत्र का हमने एक क्लास बनाई है आपके सामने, तो वो आपके यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको आप आराम से देख सकते हो कि शिव सूत्र क्या चीज़ है या माहेश्वर सूत्र की जो उत्पत्ति कैसे हुई है। तो माहेश्वर सूत्र आपके सामने पहले से लिखा हुआ है कि माहेश्वर का नाम ही मतलब क्या होता है? शिव सूत्र। भगवान शिव के द्वारा डमरू से निकाला गया शिव सूत्र है। तो इसके अंदर पहला सूत्र कौन सा है? ए ई ऊण है, दूसरा होता है रील रिक, तीसरा होता है एवं, और चौथा होता है अयोच। ये हमारे स्वर संधि में काम आने वाली चीजें हैं, क्योंकि नाम स्वर हैं। अब दूसरी चीज एक और जानो आप कि इस जो माहेश्वर सूत्र दिया रहा है, इसमें पहला सूत्र कौन सा है? ए ऊण है। मतलब आपको 5 वर्ण, 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं, 5 इसमें स्वर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ए ऊण 4 है। ए ई ऊण में 4 आ गया, रील में 3 आ गए, एवं में 3 आ गए,
एओच में 3 आ गए, बाकी इसमें देखो 5 आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहे हैं, किसी में 2 भी आएंगे, किसी में और 4 भी आएंगे। लेकिन पहले में 4 आ रहे हैं, लेकिन जो भी नए कै गए चेर है, जो लास्ट वाला हलंत वाला जो शब्द दिख रहा है, इस हलंत वाले शब्द को बोलते हैं इत्थ संज्ञा। क्या बोलते हैं इसको लास्ट वाला जो हलंत वाला शब्द है, उस हलंत वाले शब्द को पाणिनि जी ने इत्थ संज्ञा का नाम दिया है। और इत्थ संज्ञा का हमेशा लोप होता है, मतलब ये शब्द कभी भी, ये वर्ण कभी भी काम में नहीं आएगा, इससे पहले वाले पूरे वर्ण काम में आएंगे। तो हम पढ़ रहे थे अच संधि। अच संधि में देखो ए से शुरू हो रहा है और चे पर आ रहा है, मतलब ऐसे लगा करके चे तक जितने शब्द हैं, जितने वर्ण हैं, ऐसे लगा के चे तक जितने वर्ण हैं, ये पूरे के पूरे शब्द अच संधि में काम आएंगे। तो देखो अच में शुरू कहाँ से हो रहा है, ए ई उ, फिर आ गया री री, फिर आ गया ए ओ, फिर आ गया आई ओ, और शुरू कहाँ से हो रहा है, ऐसे, खत्म कहाँ पे हो रहा है, चे पे। तो ऐसे चे तक जो आ गया उस प्रत्याहार को हम क्या बोलते हैं, अच प्रत्याहार। अब आप समझ चुके होंगे शुरू कहाँ से हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, चे पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे लगा करके चे तक जितने वर्ण आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं अच प्रत्याहार बोलते हैं। और अच प्रत्याहार के अंदर कितने स्वर आ रहे हैं, 9 स्वर आ रहे हैं। कितने स्वर आ रहे हैं, 9 स्वर। तो मतलब अब समझ चुके आप कि अच संधि को अच संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अच आते हैं। और अच किन्हें कहते हैं, स्वरों को कहते हैं। और क्योंकि देखो पाणिनि जी ने सबसे पहले जो संधि बनाई है वो स्वर संधि बनाई है। और स्वर संधि इसलिए बनाई है कि माहेश्वर सूत्र में सबसे ऊपर क्या आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं। और स्वर भी कौन से आ रहे हैं, अच आ रहे हैं, इसलिए पहले संधि का नाम ही क्या हो गया, अच संधि। देखिए संधि भी एक कितनी वैज्ञानिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से संधि बनाई गई है कि माहेश्वरी सूत्र में सबसे पहले स्वर आ रहे हैं, इसलिए पाणिनि जी ने पहले संधि का नाम भी स्वर संधि दिया है। वरना हम आप अगर ये नहीं बनाते तो हम आज हो सकता है पहली संधि हम व्यंजन संधि बोल देते, या पहली संधि हम विसर्ग संधि बोल देते। लेकिन हमने पहली संधि कौन सी बोली है, स्वर संधि। और स्वर संधि क्यों बोली है, क्योंकि माहेश्वरी सूत्र में सबसे पहले स्थान किनका आता है, स्वरों का स्थान आता है, इसलिए हमने इसको स्वर संधि बोली है। तो स्वर संधि के अंदर किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, जब दो स्वर आपस के अंदर मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया स्वर बनाते हैं, एक नया विकार उत्पन्न करते हैं, वह स्वर संधि कहलाती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि स्वर संधि में किन वर्णों का मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। पहली चीज तो ये हो गई, जब नाम इसका स्वर संधि है तो मेल भी किसका होगा, स्वरों का मेल होगा। और एक विशेष बात और कि मेल तो स्वरों का होगा, लेकिन जो नया बनने वाला वर्ण आएगा वो भी क्या आएगा, स्वर आएगा। तो स्वर संधि के अंदर स्वरों का ही तो मेल होता है, और जो नया शब्द आता है, जो नया वर्ण आता है, वो भी क्या आता है, स्वर आता है। तो स्वरों के मिलने से स्वर आता है उस संधि में, उस संधि का नाम होता है स्वर संधि। आज तक कभी स्वर संधि के अंदर व्यंजनों का मेल नहीं हुआ है, आज तक कभी स्वर संधि के अंदर स्वर मिल गए या व्यंजन आ गया, ये कभी नहीं होता है। अगर दोनों मिलेंगे तो स्वर ही मिलेंगे, जो नया शब्द आएगा वो स्वर ही आएगा। वो संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। तो इसलिए हम आज स्वर संधि के बारे में, और स्वर संधि का जो भेद है, स्वर संधि के भेद हैं 8 भेद हैं, लेकिन हम आज स्वर संधि का पहला भेद पढ़ेंगे। और स्वर संधि का सबसे पहला भेद क्या है, दीर्घ स्वर संधि। पहला भेद कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। देखिए रटने वाली बिल्कुल कहीं चीज नहीं, रटना नहीं है। अब एक एक नियमों को ध्यान से देखना है, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो पहली संधि इसमें कौन सी हो गई है, स्वर संधि का पहला भेद हो गया दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में ध्यान से देखना। अब देखो अच्छे में हमने देखा है, अच्छे में 9 अच आ गए, इनको 9 स्वर बोलते हैं। जो अच्छे हो गए इनको 9 स्वर बोलते हैं। और इस संधि के हम पहले संधि कौन सी लेने में, आज स्वर संधि का पहला भेद लेंगे आप, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा लेंगे हम, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि भी ध्यान रखना, आप दीर्घ संधि है कौन सी है, यह है दीर्घ स्वर संधि। संधि का नाम क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि, न कि दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ये हमने ले लिया दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है, दीर्घ स्वर संधि में अगर हमें इसकी परिभाषा याद करनी है तो इसकी कोई परिभाषा होती नहीं है, परिभाषा बनाई जाती है। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा कभी नहीं होती है, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा हमें बनानी होगी। और दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा बनेगी किससे,
इसके सूत्र से बनेगी। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र कौन सा है? तो हम आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का सूत्र लिखते हैं। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा? दीर्घ सूत्र इसका अक है, सवर्णे दीर्घ है। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा? अक है, सवर्णे दीर्घ है। अब ध्यान रखना, आप ऐसी कोई संधि नहीं है जिसमें दो पद आएंगे, दो शब्द आएंगे। प्रत्येक संधि के सूत्र में 3 पद आना है। हाँ, कई ऐसा है कि जिसमें 2 पद आए हैं तो पिछले वाले सूत्र से अनुवर्ती लेकर के एक शब्द और लाया गया है, वो आपको बताएंगे अभी। लेकिन अभी जो आपके सामने सूत्र हैं, ये सूत्र में अक है, सवर्णे दीर्घ है। इसमें 3 पद हैं। पहला अक है, दूसरा सवर्णे, तीसरा दीर्घ। ये स्वर संधि की अपने आप में परिभाषा बन चुकी है। अब परिभाषा कैसे बन चुकी है इसको हम देखेंगे। ये जरूर ध्यान रखना आपको कि प्रत्येक जो सूत्र संधि का, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन के कुछ भी संधि हो, या स्वर में मान लो दीर्घ संधि, यण संधि, गुण आदि कुछ भी हो, इन सूत्रों में एक पद कौन सा आएगा? सप्तमी विभक्ति वाला भी आएगा। विशेष ध्यान रखना इस चीज का भी। इस सूत्र में एक पद कौन सी विभक्ति वाला आएगा? सप्तमी वाला आएगा। और जो सप्तमी वाला पद आएगा वो हमेशा बाद में आता है। मतलब एक होता पूर्व वर्ण, एक होता पर वर्ण। तो पर वाले वर्ण में सप्तमी आती है, हमेशा सप्तमी आती है। तो हमें उस सप्तमी को बाद वाला पद रखना है। और संधि का नाम क्या है? दीर्घ। तो ये तो बराबर दीर्घ बनेगा ही बनेगा। अब इस परिभाषा को हम किस प्रकार से जमाएंगे, किस प्रकार से समझेंगे? आपके सामने दीर्घ संधि की सूत्र लिख दिया मैंने। सूत्र में लिखा क्या मैंने? अक सवर्णे दीर्घ है। अब इस सूत्र को हम जमाएंगे परिभाषा के अनुसार। तो देखो, अक में तो अक प्रत्याहार हो गया। अक में क्या हो गया? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार हो गया, हमने कह लिया। इसके अंदर षष्ठी विभक्ति होगी अक है के बाद। फिर आ गया सवर्णे। सवर्णे का मतलब हो गया समान वर्ण होने पर। सवर्णे का मतलब क्या हो गया? समान वर्ण होने पर। और बनेगा क्या? बराबर दीर्घ। क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। अब इस अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार में वर्णों को देखने के लिए यहाँ ये आप ऐसे लगा कर के, तो ये कौन सा प्रत्याहार होगा? जब ये प्रत्याहार होता ऐसे लगा करके चेतक अच हो रहा था, तो ऐसे कैतक क्या हो जाएगा? अक प्रत्याहार हो जाएगा। समझ चुके आप? ध्यान रखना, अक कहाँ, क्या अक क्या चीज है? अक में हम क्या करेंगे? ए लेंगे, ई लेंगे, ऊ लेंगे, री लेंगे और री लेंगे। न तुम न लेंगे न हम कह, क्योंकि दोनों हलंत वाले पद हैं। इन्हें बोलते इत संज्ञक पद। इत संज्ञक पदों को हम लेंगे नहीं। तो अक में कितने वर्ण आ गए? अक के अंदर 5 स्वर आए हैं। अक में कितने स्वर आए हैं? अक के अंदर 5 स्वर आए हैं। तो हम 5 स्वरों को लिखेंगे यहाँ पर। 5 स्वरों में क्या लिख दिया हमने? ए लिख दिया, ए के बाद में ई लिख दिया, ई के बाद में ऊ के बाद में हमने लिख दिया, ऊ के बाद में री, और री के बाद में कै, री और री के बाद में री। ये 5 वर्ण क्या हो गए? अक हो गए। इन्हें हम क्या बोलेंगे? अक। तो अक में 5 वर्ण कौन कौन से हो गए? ए, ई, ऊ, री। ये 5 अक हो गई। पहली चीज, ये क्या लिखा हुआ है? सवर्ण। और सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान वर्ण। स्थानीय वर्ण जिसे हम बोलते हैं, स्थानीय वर्ण सवर्ण, या उसे बोलते हैं उच्चारण स्थान साम्यता। जिनका उच्चारण स्थान बराबर हो, अभ्यंतर पर्यंत में बराबर होता है, तो जो जिनका निकटतम होता है उन्हें हम बोलते हैं क्या? सवर्णी। सवर्णी का मतलब यहाँ पर किसी जाति विशेष से सवर्ण नहीं है। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण आने पर जो उच्चारण स्थान में साम्यता हो और निकटतम हो। तो इस प्रकार का जो सवर्ण है, तो वो अब सवर्ण कौन कौन से हो गए? ए का सवर्णी कौन होता है? ए का सवर्णी ए और आई होता है केवल ही। उच्चारण स्थान ले लो, दोनों का स्थान कंठ होता है। ई का सवर्णी कौन होता है? ई का सवर्णी ई या बड़ा ई हो गया, जिसे दीर्घ ई बोलते हैं। उ का सवर्णी कौन हो गया? उ का सवर्णी 2 हो गया। और री का सवर्णी चाहे री बड़ा ले लो या री छोटा ले लो। री, तो री के बाद में री आ जाओ और चाहे री आ जाओ। ध्यान रखना, आप जो री का सवर्णी है वो री और री दोनों एक ही पद आते हैं इनमें दोनों में। अब हमें ये ध्यान रखना है कि देखो, आप हमने समझा है सवर्ण। सवर्णी का मतलब क्या हो गया? समान वर्ण आने पर। कब आने पर? अक प्रत्याहार के बाद। तो इस दीर्घ संधि की परिभाषा क्या बन चुकी है? दीर्घ संधि की परिभाषा बनी है कि अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ बन जाना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो देखो, पहले चीज तो स्वर संधि की परिभाषा स्वर संधि में छिपी हुई थी, ठीक है। फिर हमने स्वर संधि का पहला भेद पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा भी दीर्घ में छिपी हुई तो है।
बस दीर्घ बन जाना। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। और बड़ा ए और आ में बड़ा कौन होगा? ई। ए और आ में ई बड़ा नहीं होगा। ए और आ के अंदर बड़ा कौन होता है? आ बड़ा होता है। चाहे आ और आ मिलेंगे तो भी आ ही बनेगा, और ए और ए मिलेंगे तो भी बनेगा आई, क्योंकि दीर्घ से बड़ा कुछ बन ही नहीं सकता। अब दोनों अगर ई मिलेंगे तो बड़े में क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। चाहे वो ह्रस्व ई मिले, चाहे वो दीर्घ ई मिले, लेकिन बनना क्या है? दीर्घ ई मिलेगा। ह्रस्व ए मिले, ह्रस्व ए मिलेगा, या ह्रस्व ए से दीर्घ आ मिलेगा तो भी बनेगा, यहाँ पर तो आई बनेगा। तो दीर्घ तो सब जानते हैं, जो आज 8th 9th 10th में कंपटीशन दे रहे हैं वो दीर्घ शब्दों को सब जानते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बड़ा का मतलब जैसे आ है, आ दीर्घ वर्ण होता है, दीर्घ स्वर होता है। ई होती है, ई दीर्घ में आता है, ऊ दीर्घ में है। तो दीर्घ वर्ण कितने हो गए? दीर्घ वर्ण हमारे पास में इधर 1 2 3 और 4 दीर्घ वर्ण आएंगे केवल हमारे पास में। और 4 दीर्घ वर्ण कौन से हो गए? पहला हो गया आ, दूसरा हो गया ई, तीसरा हो गया ऊ, और चौथा हो गया री। री कभी दीर्घ नहीं होता, ध्यान रखना आप। दीर्घ वर्णों की संख्या, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा हुआ भी है कि दीर्घ वर्णों की अक्ष में दीर्घ वर्ण कितने होते हैं? तो अक्ष में दीर्घ वर्ण केवल 4 होते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? आ है पहला, दूसरा ई, तीसरा ऊ, चौथा री। ये 4 दीर्घ वर्ण होते हैं। और ये 4 दीर्घ वर्ण कब मिलते हैं? आपस में सवर्ण मिलकर के, समान वर्णों के मिलने पर ही ये दीर्घ वर्ण बनेंगे। अब ये नहीं है कि ई से मिल गया ए फिर दीर्घ वर्ण मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हम कई बार संधियां तुक्के में से तो करते हैं, हमें तोड़ना तो ए है और हम ए और ए को तोड़ के ए बना रहे हैं, ए कभी नहीं बनेगा। ए और ए को अगर बना रहे हैं तो फिर आई बनेगा। हमें विशेष ध्यान रखना है, ए के बाद में चाहे ए या आ कुछ भी वो बनेगा दीर्घ। अब हमने ये परिभाषा नहीं रखनी में कि ए के बाद में ए आने पर आ बनता है, आ के बाद में आ आने पर फिर आ बनता है, आ के बाद में ए आने पर आ बनता है, या ए के बाद में आ आने पर। इतनी लंबी छोटी परिभाषा नहीं रखनी है। परिभाषा केवल हमें इतनी याद रखनी है, अक सवर्ण दीर्घ है बस। अगर आपसे कोई भी दीर्घ संधि की परिभाषा पूछे तो दीर्घ संधि की परिभाषा इतनी देनी है, अकह सवर्णे दीर्घ है, मतलब अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। फिर आप बता सकते हो अक के अंदर 5 वर्ण आते हैं। समान वर्ण का मतलब हो गया जो जिनका उच्चारण स्थान समान होता है। तो ए का उच्चारण स्थान में क्या आएगा? दीर्घ में ए और आ 2 ही आता है केवल, और तो आता ही नहीं दीर्घ में। तो इसी प्रकार अलग अलग में अलग अलग उच्चारण स्थान के अनुसार ये दीर्घ वर्ण कितने आ गए हमारे पास में? 4। अब ये तो हो चुके आपके पास में। अब इनके उदाहरण कुछ ले लेते हैं हम आपके सामने, लेकिन ध्यान रखना ऊ से अगर ऊ मिलेगा तभी दीर्घ आएगा, नहीं अब ई से अगर ऊ मिला रहे हैं तो ऊ आ रहा है। समान वर्ण, पहली शर्त क्या है? समान वर्ण ही होना चाहिए। ऐसे ए मिल सकता है, दीर्घ आ मिल सकता है, ऐसे ई दीर्घ संधि में नहीं मिलेगा। इनके लिए अलग से पाणिनि ने कुछ शर्तें, कुछ नियम और डिसाइड किए हैं, वो आगे वाली क्लासों में आएंगे। तो ये हमने दीर्घ संधि का देख लिया है कि दीर्घ संधि अक का मतलब हो गया अक प्रत्याहार हो गया। अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या 5 होती है। ए होता है, ई, ऊ, री और री होती है। इनके बाद समान वर्ण आएंगे तो दीर्घ वर्ण बनेंगे। और दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कुल मिलाकर के दीर्घ संधि में जो नया पद बनेगा वो या तो बनेगा आ बनेगा, या बनेगा दीर्घ ई, या बनेगा दीर्घ ओ, या बनेगा दीर्घ री। ये विशेष ध्यान रखना। एक चीज है, कुछ 4 लाइनों के रूप में ले लो आप। भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो होगा वही वो तू चाहता है। इस लाइन को दोबारा सुनना एक बार, क्या लाइन बोली है? मंजिलें उन्हें मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें सिर्फ उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जिद यही है कि हमें आज ये काम करके उठना ही उठना है। ये नहीं हमें 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना, आज पूरा काम तैयार करके ही उठना है, तब मंजिल मिलेगी। जिद होनी चाहिए याद करने की। नहीं मुझे आज ये 2 चैप्टर हैं, चाहे रात को 1 बजे, चाहे रात के 11 बजे, चाहे रात के 9 बजे, चाहे रात के 2 बजे, ये जिद होती है। जिद से पढ़ाई होती है, किसी के मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती है, किसी के कहने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई करने का तरीका होती है जिद।
पढ़ाई में भी जिद होनी चाहिए, पढ़ाई का भी फैशन होना चाहिए, पढ़ने का भी फैशन होना चाहिए। फैशन किसी ड्रेस का नहीं होना चाहिए, फैशन किसी बालों का नहीं होना चाहिए, फैशन किसी आंखों का नहीं होना चाहिए, फैशन किसका होना चाहिए? पढ़ाई का फैशन होना चाहिए। चलो हम देखते दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये ध्यान रखना, आप उदाहरणों के अंदर हमें विशेष चीज इतना याद रखना है, अकय सवर्णे दीर्घ है, अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ बन जाना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। अब उदाहरणों के रूप में पहला उदाहरण ले लेता हूं मैं आपके सामने, दीर्घ स्वर संधि का हिमालय। देखो मैंने पहला सूत्र क्या लिया है? पहला मैंने लिया आपके हिम, और हिम के बाद में क्या लिया है मैंने? आले। अब आप तुरंत जो क्लास देख रहे हैं वो आराम से तुरंत, ये नहीं, हम सबको पता है हिमधन आले हिमालय बनता है, लेकिन हिमालय क्यों बना इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा। रट लिया हिमधन आले हिमालय बनता है, क्या हिमादन ले, क्या इसकी संधि हिमादन ले नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि न तो वही हिमा का कुछ अर्थ होता है न कुछ लय का कुछ अर्थ होता है। संधि अगर हम कर रहे हैं तो तोड़ने के बाद भी उनका अर्थ प्रकट होना चाहिए, ये शर्त होती है संधि की। हमने यहाँ से ले लिया हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है स्थान या घर। तो यहाँ पर हिम के अंदर देखिए हमारी संधि की शर्त क्या थी? पहले क्या ये देखो कि संधि की यहाँ पर शर्तें डिसाइड जो पाणिनि ने की थी वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। तो हिम में से हमने मैं आ गया, तो मैं का मतलब हो गया अंतिम वर्ण क्या हो गया? ए। अब ये मत कहना सर ये स्वर कहाँ है, ये तो मैं दिख रहा है। भाई मैं के अंदर लास्ट वर्ण तो आई आ रहा है, इसका मतलब ए तो स्वर हो गया, और आलय में भी कौन हो गया? स्वर हो गया। तो मिल देखो स्वर संधि के अंदर मिल कौन रहे हैं? दो स्वर मिल रहे हैं। भाई ए मिलेगा, आ से तो दो स्वर ही मिलेंगे, और दोनों ही क्या है? ये दोनों अक प्रत्याहार में आ रहे हैं। तो दोनों अक प्रत्याहार में आ रहे हैं, तो जो नया विकार उत्पन्न हो रहा है, जो नया बदलाव हो रहा है, जो नया दीर्घ शब्द बनेगा, अरे बनेगा दीर्घ। अब क्या इसके अंदर ए और आ मिलकर के ई बन सकता है क्या? ए और आ मिलकर ई बन सकता है? ये किसी नियम से नहीं बनता, ऊ किसी नियम से नहीं बन रहा है। पाणिनि के अनुसार समान वर्ण आने पर क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। तो यहाँ पर सवर्णी जो दीर्घ बनेगा वो दीर्घ, भाई दीर्घ वर्ण तो ये देखो आप दीर्घ वर्ण कितने हैं, हमने फिर आज तक यही पढ़ा है, और रटने वाली बात नहीं है, हमें तर्क समझना है इस चीज का। भाई जब सर ने दीर्घ वर्ण 4 बताए हैं, फिर यहाँ पर आ क्यों लिख रहे हैं, ई क्यों नहीं लिख रहे हैं? ई भी तो दीर्घ होता है। ध्यान देना, ये चीज आज तक किसी ने नहीं बताई है कि इतना ही बताया है ए के बाद आने पर आ बढ़ते रट दिया, इस चीज को हमने रट दी। और पहली बार बता रहा हूं मैं आपको ये चीज कि देखो जब मैंने बताया आपको कि दीर्घ वर्ण कितने होते हैं, दीर्घ वर्ण दीर्घ स्वर हो गए, आ के बाद में ई के बाद में ऊ, रु, और ये री, ये दीर्घ हो गए। तो जो ए और आ के बाद में ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो इन दीर्घ में से ए और आ मिलकर के ऊ क्यों नहीं बना? सर वो तो किताब में लिखा हुआ था इसलिए हमने आई लिख दिया। अरे लिखा किसने, क्यों लिखा, ये पता नहीं। इसको सिद्ध करके बताना होगा कि ए और आ के बाद में आई क्यों बना है। दीर्घ वर्ण तो 4 होते हैं, री भी तो बन सकता है। अगर किताब में लिखा होता री बनता है तो फिर आप क्या लिखते? री बनेगा। किताब में लिखने से कुछ नहीं होता है, यहाँ लिखने से सब कुछ होता है। किताब में लिखने मात्र से कोई चीज क्लियर नहीं होती है, उस चीज को समझना होता है। और समझेंगे कैसे, ध्यान देखना। अब संधि की शर्त होती है उच्चारण स्थान साम्यात, अर्थात उच्चारण स्थान की जो नया शब्द बनेगा उसमें उच्चारण स्थान की भी समानता होनी चाहिए। पहली चीज होती है, इसकी 4 शर्तें होती है। पहली चीज में ये आता है उच्चारण स्थान की साम्यता होती है। तो देखिए अब ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आ का स्थान कौन सा होता है? कंठ। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो यहाँ पर जो नया शब्द आएगा वो कंठ वाला आएगा। यहाँ पर जो नया शब्द आएगा किस वाला आएगा? कंठ वाला आएगा। आपके पास में 4 शब्द बड़े हैं, इनमें देख लीजिए कंठ वाला कौन सा है, वो यहाँ आएगा। अगर कंठ वाला री होता तो फिर री आता, कंठ वाला ऊ होता तो फिर ऊ आता, कंठ वाला ई होता तो फिर ई आता, अगर कंठ वाला आ है तो फिर आय आएगा। तो देख लो अब आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ई का तालु, ऊ का ओष्ठ और री का मूर्धा। अब बताइए अब यहाँ पर क्या आएगा? अब किताब डिसाइड नहीं करेगी, अब आप डिसाइड करोगे इनमें से क्या आएगा। इन दोनों का स्थान, इसका स्थान क्या है? कंठ, इसका है कंठ। समझ लो आप, ये चीज आप भी किसी को पूछ सकते हो जाकर के कि बताइए यहाँ पर आई क्यों आएगा, तो लास्ट में आपको वही बोलेगा भाई लिखा हुआ आई है। अरे जिद, मैंने कहा था ना जिद करनी पड़ेगी। मंजिलें सिर्फ उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो जिद करनी है कि ए और ए मिलकर के आ क्यों बना, आ और आ मिलकर के आ क्यों बना। कहाँ लिखा हुआ है? किताब में लिखा हुआ। क्यों लिखा?
किताब में क्यों लिखा ये चीज़? तो हमें ये सिद्ध करनी है कि ए और आ मिल करके आप बताओगे फिर उन्हें। मैं कहता हूँ आप उनके सामने बड़े हो जाओगे, हालांकि बड़े नहीं होना है लेकिन उनके सामने समझदार तो हो सकते हो। तो ए उच्चारण स्थान कंठ, आ का स्थान कंठ। अब यहाँ दोनों पर जो बदलाव होगा, जो चेंज होगा, जो नया शब्द आएगा वो भी किसका आएगा? कंठ का आएगा। तो इनमें से कंठ कौन सा है? उच्चारण स्थान तो देख लो आप, इसका मुर्दा है, इसका ओष्ठ है, इसका तालु, इसका कंठ है। अब आपके सामने बताओ समस्या कोई हल? कोई समस्या नहीं आपके सामने। यहाँ पर उच्चारण स्थान में क्या आएगा? आ ही आएगा, क्योंकि इसका स्थान कंठ है। अब क्लियर है बिल्कुल, हमने चीज को समझी है न कि इस चीज को रटी है। ध्यान रखना आप, यहाँ पर क्या आ गया? आ गया कंठ के कारण। तो यहाँ पर हमने कर दिया ही, यहाँ पर हो गया मैं हलंत, यहाँ पर आ गया आ, यहाँ पर हो गया लय है। दोनों वर्ण मिलकर के यहाँ पर ये शब्द आ चुका है। अब इनको मिला लो कंप्लीट। मैं के अंदर आ जाएगा, हमेशा आगे गति करता है, व्यंजन हमेशा अपने आगे की तरफ गति करता है। तो मैं व्यंजन करके आके पास में जाएगा। और जब मैं आधा था, ये मैं आधा किससे मिलेगा? स्वर से मिलेगा, तो स्वर जैसा हो जाएगा। ये स्वर से मिलेगा तो किस जैसा हो जाएगा? स्वर जैसा हो जाएगा। ये यहाँ पर अपंग था, जाकर के इससे मिल गया तो हो गया पूर्ण और हो गया मां लय है। इस प्रकार आपका हिमालय संधि विच्छेद क्लियर होता है। देखो छोटा सा शब्द हिमालय, छोटा सा, सबको आता है हिमालय। एक 3rd क्लास का 4th क्लास का बच्चा बता देगा हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, लेकिन उसने संधि विच्छेद रटा है, संधि रटी है। किताबों में लिखा विद्यार्थी का विद्याधन अर्थी। अब ये हुआ क्यों ये पता नहीं है। हिमालय का संधि विच्छेद, विद्यालय का संधि विच्छेद हमने समझा है, ठीक है। अगला संधि विच्छेद हम देखते हैं आपके सामने विद्यालय। अब विद्यालय का भी कर सकते हैं, विद्याधन आलय। इधर ध्या में से आ निकलेगा, आलय में से आ निकलेगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब एक समझते हैं आपके सामने, आगे चलो। अगला है रवि धन इंद्र। अगला संधि जो विच्छेद हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो क्या है? रवि धन इंद्र। तो रवि में देखिए क्या लिखा हुआ है। रवि में ये तो हो गया रवि, अब ये हो गया इंद्र। मात्राओं की अशुद्धि का विशेष ध्यान अगर रख लिया जाएगा तो संधि कभी गलती नहीं होगी। अब किसी को पता नहीं है रवि के अंदर मात्रा छोटी आएगी बड़ी, ये फिर संधि की गलती नहीं है, ये फिर आपके नियम की गलती है कि आपको भी रवि लिखना नहीं आ रहा है। रवि और इंद्र के अंदर मिलाएंगे तो रवि में ये तो क्या हो गया रे, और ये हमने क्या ले लिया वह में से हमने स्वर कौन सा निकाला है? ई ह्रस्व निकाला है हमने। ई ह्रस्व निकाल करके आगे भी कौन सा ई है? ह्रस्व ई है। आगे हमने लिख दिया इंद्र है, ठीक है। तो इधर कौन? स्वर है, इधर कौन? स्वर। तो ये तो निश्चित ये स्वर संधि है। अब समान वर्ण है, इसका मतलब दीर्घ संधि होगी। अब जो वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। पहली चीज तो दीर्घ बनेगा। अब दीर्घ वर्ण में कौन सा वर्ण है? 4 वर्ण हमारे सामने हैं। ई और ई मिलकर आ भी तो बन सकता है। सर कैसी बात करते हो, सर को खुद के पढ़ना नहीं आता है। ई और ई मिलकर के आ कैसे बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा भाई? दीर्घ वर्ण तो 4 हैं, आ भी तो दीर्घ वर्ण है, ऊ भी तो दीर्घ वर्ण है, री भी तो दीर्घ वर्ण है, ई भी तो दीर्घ वर्ण है, फिर ई क्यों बनेगा? फिर आप ये बात नहीं कहोगे कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं, हम समझा के बताएंगे कि ई क्यों बनेगा। ये तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ई का क्या होगा? तालु। इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो भी तालव्य का होगा, तालु उच्चारण स्थान का होगा। तो इन सब में से तालु का उच्चारण स्थान कौन सा आ गया? ई। इसलिए यहाँ पर ई कौन सी हो जाएगी? इसलिए यहाँ पर ई हो जाएगी दीर्घ। ई और ई मिलकर के क्या दीर्घ? इसका उच्चारण स्थान तालु, इसका भी तालु। तो दोनों मिलाकर के, अब मान लो अगर हम आ लिख देते तो दोनों को दोनों स्वीकार नहीं करते। ये कह रहा है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कह रहा है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हम दोनों के स्थान पर जो नया शब्द आएगा। अब एक चीज और बता दूं, जो शब्द जा रहे हैं, जो शब्द जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं स्थानीय वर्ण। जो शब्द अपना स्थान छोड़ के जा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्थानीय वर्ण। और जो शब्द उसके स्थान पर आ रहा है उसे हम बोलते हैं आदेश वर्ण। उसे हम क्या बोलते हैं? आदेश वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आदेश हो गया? ई आदेश हो गया। किन स्थानों के स्थान पर हो गया? ई। तो इन दोनों ई को हम क्या बोलेंगे? स्थानीय वर्ण। इसको हम क्या बोलेंगे? आदेश वर्ण। जो आ रहा है, जिसका आगमन हो रहा है, वो आदेश वर्ण है। तो इन दोनों स्थानों पर जो आदेश वर्ण होगा वो क्या होगा? ई होगा। और ई आदेश वर्ण क्यों होगा? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु उच्चारण स्थान होने के कारण यहाँ पर दीर्घ ई आया है।
अब रे का रे हो गया, ये वे लगा दिया इधर, ये हो गया काम पूरा। रे यहाँ गया, वह मिलेगा दीर्घ ई में। तो वही बात, जब ये आधा था बिल्कुल कुछ नहीं था, फकीर था, इसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके पास में गया, और स्वर बड़े उदार होते हैं, स्वरों की विशेषता है, स्वर जिसके अंदर जाके जिस व्यंजन में स्वर मिलेंगे उस व्यंजन को अपना जैसा बना देंगे। स्वरों की उदारता देखिए, स्वर किसी अगर व्यंजन मिलते हैं तो उस व्यंजन को वो अपना जैसा बना देते हैं। तो ये दीर्घ ई था, जब ये वह में जाएगा तो इस वह को भी, इस वी को भी, वह को भी क्या बना देगा, ये दीर्घ ई का रूप दे देगा। और यहाँ हो जाएगा रवि, ये न का न आ जाएगा, और द्र है, संधि क्या हो जाएगी, रविंद्र है। क्लियर आपके पास में। अब संधि देखो, छोटी संधि थी रविंद्र, अब कुछ संधि बड़ी मात्राओं की भी आ जाती है। जैसे मान लीजिए मतिंद्र, मतिंद्र में महेंद्र, महेंद्र में हमेशा ही बड़ी होती है, विशेष ध्यान। आप कई महेंद्र की संधि उच्छेद कर देते हैं, महाधन इंद्र। भाई महाधन इंद्र महेंद्र कैसे बन गया, महा में तो आ की मात्रा होगी, इंद्र में ई की मात्रा होगी, तो आपने आ और ई मिलकर के महेंद्र कैसे बना दिया, तुक्का लगा दिया। उसको संधि याद थी महेंद्र की, उसको संधि महेंद्र की याद थी और महेंद्र की बना दिया, तो ये तो गलती हो जाएगी। अगर महेंद्र के संधि आ रहा तो महेंद्र के अनुसार बनेगी, और महेंद्र के संधि आएगा तो महेंद्र के अनुसार बनेगी। क्लियर है। सतीश, सतीश के अंदर ध्यान रखना, आप सतीश की संधि आ गई, लेकिन सतीश के अंदर ये में दीर्घ मात्रा आएगी, छोटी है में ध्यान रखना है। सतीश के अंदर मात्रा ती की मात्रा जो होती है वो दीर्घ मात्रा होती है सतीश में। शती धन ईस है, सती धन ईस है, कुछ शब्द से सतीश की मात्रा में शती धन ईस है, ये विशेषता ध्यान रखनी है। अब आगे मान लीजिए आपके प्रतीक, प्रतीक में संधि क्या होगी, प्रति, प्रति में मात्रा ह्रस्व मात्रा, प्रतिधन इक है, ठीक है। हरि इच्छा में हरि छोटी होती है, री ह्रस्व होता है, इच्छा में ई ह्रस्व होता है। भानुदय में भानु हर्ष होता है, उदय में ऊ छोटा होता है। सिंदूर में उर्मी, उर्मी शब्द उष्मा शब्द दोनों दीर्घ होते हैं, उष्मा और उर्मी दोनों दीर्घ होते हैं। वधु के अंदर ऊ की मात्रा हमेशा बड़ी होती है, वधु, वधुर्मी, वधु में धु बढ़ाएगा, उर्मी के अंदर ऊ बढ़ाएगा। ह्रस्व दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ का रूप लेगा, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसी प्रकार एक संधि आ गया आपके पितृणम, पितृ, ये क्या आ गया पितृ, इधर कौन आ गया ऋणम, ये भी समान स्वरी हो गए, ये री आ गया, ये री, तो हमने इधर क्या ले लिया पित, इसमें से हमने क्या निकाल लिया री। इधर ये कौन है ऋणम, ये कौन आ गया ऋणम, तो इधर भी री हो गया, इधर भी री हो गया, दोनों तरफ री, तो सवर्णी, सवर्णी का मतलब संधि कौन सी है, ये सवर्णी का मतलब संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ में कौन सा बनेगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा मूर्धा, इसका भी मूर्धा, तो यहाँ पर जो आएगा वो मूर्धा वाला आएगा, और मूर्धा किसका होगा, री का होगा। तो यहाँ पर आएगा पी, फिर यहाँ पर आएगा तय, और यहाँ जो नया शब्द बन के आएगा वो री, और इधर क्या होगा ऋणम। सबको मिलाने पर संधि क्या बनेगी, पी, तय मिलेगा री में, तो री बन जाएगी, और संधि हो जाएगी पित्त ऋणम, पितृधन ऋणम, दोनों तरफ री आ रही है, पितृधन ऋणम। ऐसी भी कई संधि आएगी जिसके इधर केवल री आएगा, एक इधर नहीं आएगा। कुछ संधि ऐसी आएगी इधर री आएगा, इधर री नहीं आएगा, और ये संधि ऐसी है कि दोनों तरफ री है, दोनों तरफ री है, दोनों तरफ री होगी, इसका मतलब सवर्णी हो गया, और सवर्णी का मतलब दीर्घ स्वर संधि का रूप ले लिया। कर सकते हैं इतना, मातृधन ऋणम की मातृणम, ये आपके सामने दीर्घ संधि का पूरा कंप्लीट टॉपिक पूरा हो जाता है। अब हम अगले तुरंत इसकी आगे की संधि ले लेते हैं, यण संधि। ध्यान रखना, अब यण संधि है, ये हमारा दीर्घ संधि था, और अब लेते हैं, देखो संधि का जो सूत्र है वो अकय सवर्ण दीर्घ के अनुसार चलेगा। ध्यान रखना, इसके अंदर अकय सवर्ण परिभाषा बता दोगे, ये अक प्रत्याहार के बाद में समान वर्ण आने पर दीर्घ बन जाना दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। क्लियर है, ये होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। यण स्वर संधि फटाफट, क्योंकि 3 संधि लेनी है हमें आज की वीडियो में, तो फटाफट ले लेते हैं। दीर्घ संधि थोड़ा बड़ा हो गया, कारण कि इसमें स्वर संधि की परिभाषा बता दी, स्वर संधि के भेदों को बता दिए, और इसके बारे में पूरी। अब अगली संधि कौन सी, यण। ध्यान रखना, समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। लिखना तो बिल्कुल ही नहीं है, लिखना तो केवल दिमाग में ही लिखना है सभी को, दिमाग के अलावा कहीं कुछ नहीं लिखेगा। क्लियर है, लिखना कहाँ है, केवल दिमाग में है, तो लिखना है, बाकी है ही नहीं तो फिर लिखना ही नहीं है। होता कई बार कहीं में दिमाग भी नहीं होता, कम होता है दिमाग, कम होता है। जिंदगी कभी हंसाती है तो कभी
रुलाती है, और जो हर हाल में खुश रहता है जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। जो हर हाल में खुश रहता है जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। तो खुश रहो, जिंदगी सर झुकाएगी, सफलताएं भी आपके पास में होगी। अगली संधि लेते हैं यण स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा दीर्घ स्वर संधि में छिपी हुई थी अकय सवर्ण दीर्घ के रूप में। यण स्वर संधि है, इस यण स्वर संधि की जो परिभाषा होगी, इसका जो सूत्र होगा वो होगा इको यणची। सब ने सूत्र को रट लिया है कि स्वर संधि का जो यण संधि का रूप है, उस यण स्वर संधि के रूप में इसकी जो सूत्र है वो सूत्र कौन सा होगा, इको यणची। और इको यणची पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कहाँ लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी के छठे पेज के पहले पाद का 77 नंबर का सूत्र ही। अष्टाध्यायी में 6:1 छठा अध्याय है। अध्याय कौन सा है, छठा अध्याय, पहले पाद का 77 नंबर का 77 नंबर का सूत्र लिखा हुआ है इको यणची अष्टाध्यायी में। ध्यान ना, अब अष्टाध्यायी खोल करके देख सकते हो। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में छठे अध्याय के पहले पाद का 77 नंबर का सूत्र क्या लिखा हुआ है, इको यणची। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी संधि का सूत्र आएगा उसमें 3 पद होंगे। अगर 3 पद नहीं है तो हमें 1 पद और लेना होगा, पहले वाले सूत्र से लेना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमने अकय सवर्ण दीर्घ पढ़ा, उसमें 3 पद थे, अक सवर्ण और दीर्घ, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 पद हमारे पास में है। यहाँ पर कितने पद पास में है, 3 पद पास में है। तो देखिए 3 पद अलग अलग कौन से हम देखते हैं आपके सामने। लेकिन ये प्रश्न बन सकता है कि यण स्वर संधि का सूत्र क्या होगा, तो यण स्वर संधि का सूत्र होगा इको यणची। सूत्र क्या होगा, इको यणची। इको यणची जो सूत्र है वो किस संधि का है, यण स्वर संधि का सूत्र होगा। तो हमने इको यणची में देखो पहले हम क्या लेके आएंगे, इक लेके आएंगे, या इसको अलग अलग कर दो पहले संधि के रूप में, बाद में बताएंगे प्रत्याहार्थों में। पहले कौन सा ले लिया, हमें इक है ले लिया, क्या ले इक है। इक के बाद में ये इक हो गया उत्तम संधि के अनुसार, ये क्या हो गया, यण हो गया, ये ए बच गया, ये कौन हो गया, अची। अब समझ लो आप, ये 3 पद हमारे पास में हो गई, 1, 2 और 3। ये यण स्वर संधि के सूत्र में 3 पद कौन कौन से निकल के आ गए, पहला निकल के आ गया इक, दूसरा निकल के आ गया यण, और तीसरा निकल के क्या आ गया, अच्छे। पहला क्या गया, इक आ गया, दूसरा यण, तीसरा अची। अब मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक संधि ऐसी संधि आएगी जिसमें एक पद में सप्तमी होगी। एक पद में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। अगर सप्तमी नहीं आएगी तो फिर बाद वाला पद ही नहीं आएगा, तो सप्तमी आना जरूरी होता है। अगर सप्तमी नहीं होती है तो हमें पहले वाले सूत्र से सप्तमी लेके आना पड़ता है। इस सूत्र में एक सप्तमी है, वो सप्तमी कहाँ है, देखो अची। जो अची शब्द है उसमें सप्तमी है। कैसे, भवत शब्द का सप्तमी क्या होता है, भवती। हमने भवत सर्वनाम से पढ़ा है, उसके अंदर भवत शब्द का सप्तमी क्या होता है, भवती। जगत में होता है जगती, समझ रहे हैं आप। और उसी प्रकार अच शब्द में क्या होगा, अच्छी। भवत का भवती, जगत का जगती, तो अच का क्या हो जाएगा, अच्छी। अच होने पर अच्छे। अब इसको जमाएंगे कैसे, इस परिभाषा को इतना बोल दिया, इको यणची परिभाषा होती है, लेकिन विस्तार से बोलने के लिए मैं सूत्र को क्रम से लगाना होगा। तो देखिए हमने लगाया, पहले क्या लगा दिया, इक लगा दिया, इक, और दूसरा क्या हो गया, अच्छे। हमने सप्तमी यहां थी तो ये हो गया परपद, ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया परपद, और बनेगा क्या, यण। क्या बनेगा, यण। ये इसकी परिभाषा हमने कर्म से जमा दी है। अब परिभाषा ध्यान से, अब परिभाषा हम बोल सकते हैं, इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आने पर यण हो जाना ही यण स्वर संधि कहलाती है। ये परिभाषा हो गई। हमें रटना नहीं है कि ई के बाद में वो आएगा तो वो बन जाएगा, ऊ के बाद में वो आएगा तो वो बन जाएगा, क्या आएगा तो क्या बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, इतनी परिभाषा नहीं रटनी है। परिभाषा इतनी बतानी है, इको यणची। यण स्वर संधि की परिभाषा क्या बोलने, इको यणची बोलना है। इको यणची अगला नहीं समझ रहा है तो फिर उसको आगे बताइए कि इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आने पर यण हो जाना ही यण स्वर संधि कहलाती है। फिर अगर नहीं समझ रहा है तो फिर बता दो भाई, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में 9 अच आते हैं, इसके बाद यण प्रत्याहार में कितने वर्ण बनते हैं, 4 बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो समझा दो। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चीज लेनी है। ये नहीं सीधे पहले बता रहे ई के बाद में वो आने पर वो बन जाएगा और वो आने पर कुछ नहीं बनेगा। हमें परिभाषा को समझाना है और समझाना जरूरी है। तो
एक प्रत्याहार हम लेंगे माहेश्वर सूत्र से लेंगे। ध्यान रखना आप, एक प्रत्याहार शुरू कहां से हो रहा है? ई से शुरू हो रहा है, कै तक आएगा। तो ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो गया और कै तक। तो देख लो ई से कै तक कितने वर्ण आ गए? ई, उ, री, री। केवल ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, जिनके लास्ट में हलंत लगा हुआ है उन पदों को हम संधि में नहीं लेंगे, उनको बोलते हैं इत् संज्ञा पद। क्या? इत् संज्ञा पद बोलते हैं। और इत् संज्ञा पदों का हमेशा लोप होता है। ठीक है, तो अब ए को नहीं लेना है क्योंकि शुरू कहां से हो रहा है? ई से। तो ई आ गया, उ आ गया, री आ गया, री आ गया। मतलब कितने वर्ण आ गए? 4। इन चारों पदों को ऐसे के ऐसे ही बिना क्रम चेंज किए, क्योंकि पाणिनि ने जो नियम बनाए हैं वो बिल्कुल सोच समझ के बनाए हैं, इनको आगे पीछे नहीं करना है, इनके साथ छेड़छाड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। ई ले लिया हमने, ई के बाद में उ ले लिया, उ के बाद में री आ गया और री के बाद में री आ गया। ये हमने इको एणसी के 4 पद ले लिए, ई, उ, री और ली। ठीक है, अच्छे अच्छे में कितने वर्ण आ गए? अच्छे में 9 स्वर आ गए। तो 9 स्वरों में क्या लिख दिया हमने? ए लिख दिया। ए के बाद में ए में आ गया, मान लीजिए अच्छे में कौन कौन से आ गए? ए आ गया, ए के बाद में ई के बाद में उ के बाद में री के बाद में री के बाद में ए के बाद में ओ, आई और औ। ये सब आ गए इसमें, ये आ गए पूरे कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गए। ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। और बनेगा क्या? यण। क्या बनेगा? यण। यण कहां से लेके आएंगे? ये से शुरू हो रहा है, ण पे खत्म हो रहा है। रटना नहीं है, फिर बता रहा हूं। आज तक ये समझा कि यण 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 होता क्या है? ये से शुरू होगा, ण पर आएगा तो सूत्र में आ जाओ, इधर आ जाओ आप। कहाँ ये है? ये रहा, ये ण कहाँ है? ये रण है। तो ये से ण तक जो आएगा वो क्या होगा? यण होगा। सूत्र से समझना है, ये शुरू हो रहा तो 1 व 2 र 3 ल 4, ये 4 यण हो गए। समझ गए ना? अब ण को लेना नहीं है क्योंकि इसमें हलंत है। तो जो ले लिया इधर लो आप। पहले क्या ले लिया? ये के बाद में क्या आ गया? व के बाद क्या आ गया? रे, और रे के बाद में क्या आ गया? ले। ये आ गया ये वरल है। देखिए आज तक हमने हिंदी में पढ़ा ये रल है, लेकिन इसका सही क्रम तो ये वरल ही होता है जो मैत्री सूत्र के अंदर पाणिनि जी ने लिखा है। तो ये वरल में ये आ गया पहला वर्ण, वे दूसरा, रे तीसरा और ले चौथा। ये 4 वर्ण हैं। एक प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, यण प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, मतलब 4 वर्ण स्थानीय वर्ण हैं और 4 वर्ण ही आदेश वर्ण हैं। लेकिन बाद वाला जो पद आ रहा है, पर पद में जो वर्ण आ रहे हैं वो क्या है? अच। और अच का मतलब हो गया 9 स्वर हो गए। अब हमें आज तक परिभाषा ये भी पढ़ी है कि असमान वर्ण होने पर, हमने यण संधि की परिभाषा आज तक यही पढ़ी है कि असमान वर्ण होने पर वो बन जाता है। भाई असमान तो सूत्र में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। सूत्र में तो ये लिखा हुआ ना अच आने पर। अच का मतलब कोई भी स्वर आ जाओ, कोई भी स्वर आ जाओ। लेकिन ये तो हम समझेंगे कि जब ए के बाद में आएगा तो क्या यण बनेगा क्या? अरे भाई ए के बाद में आएगा तो बिल्कुल आ बना दो आप, इसमें आ है ही नहीं, बनाओगे कहां से? तो ए और ए तो आएंगे नहीं इसमें। पहली बात तो ई आ गया इधर, तो ए तो आएगा नहीं। लेकिन ई के बाद में अगर ई आ रहा है मान लो, देखो ध्यान रखना, फिर आप कहोगे सर ने गलत परिभाषा बता दी है। भाई अच कैसे आएंगे? भाई ई के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आ जाओ, क्या बनेगा? उच्चारण स्थान के अनुसार बनेगा। क्या बनेगा? उच्चारण स्थान के अनुसार बनेगा। तो देखो इधर कौन है? ई। और ई के बाद में अगर ई आता है तो पहली बात तो क्या सवर्ण दीर्घ में आ गया वो, तो हमें यह लेना है, अपने आप ही नहीं लेना है। भाई अगर ई के बाद में ई आएगा तो यण थोड़ी बनाएंगे हम। ये हमने पहले दीर्घ संधि पढ़ ली। अगर ई के बाद में ई आ रहा है तो वो तो पहले दीर्घ में चला गया, तो वहीं कट गया, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जो पहली बार यण संधि पढ़ रहा है वो ई के बाद में ई करके यण बना सकता है। कैसे बनाएगा बेवकूफ हो? तो क्योंकि अक सवर्ण दीर्घ में सवर्ण आने पर वो दीर्घ बन चुका है, तो ई के बाद तो ई यहाँ आएगा ही नहीं। इतना हमें खुद को ध्यान रखना है। तो ई के बाद में अगर कोई भी स्वर आएगा तो ई के स्थान पर जो बनेगा वो किसके अनुसार बनेगा? वो इन स्वरों के आधार पर बनेगा। ई के स्थान पर कोई भी स्वर आ जाओ, सामने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। उ के स्थान पर कोई भी स्वर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? वह बना हुआ है। री के आधार पर, मतलब इनका क्रम चेंज नहीं करना है, इनका क्रम चेंज नहीं करना है, अपने आप क्रम जा रहे हैं सबके पास में, किससे क्या चीज बनेगी। ये लीजिए आपके सामने आ चुका है। अब नहीं बढ़ना है तो अगर यण संधि में ई गायब होगा तो उसके स्थान पर यह बन जाएगा, क्योंकि यह पहला क्रम भी आ रहा है। यह कौन सा क्रम आ रहा है? यह पहला क्रम आ रहा है। और ई का उच्चारण था, ई तो वहां तो जाएगा नहीं जाएगा,
जो जाएगा उसके स्थान पर वही आएगा, जो जाएगा उसके स्थान पर वही आएगा जो उसका उच्चारण स्थान साम्यत होगा। उच्चारण साम्यात निकटतम स्थानीय अंतरतम है, स्थानीय अंतरतम है, जो स्थानीय वर्ण है सबसे नजदीक का जो वर्ण है वही वहां पर आएगा स्थानीय वर्ण के स्थान पर। तो देखो ध्यान से परिभाषा देखो, पहले आप इतना हमने समझ लिया। एक वर्ण में कितने होते हैं? 4। अक्ष में कितने हो गए? 9। यण में कितने हो गए? 4। ये समझ चुके आप। तो ई के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आयो क्या बनेगा? ई के स्थान पर जो जाएगा तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वही वापस आएगा। तो इनमें से देखना भी, ये भी नहीं कर रहा हूं मैं आपके सामने, फिर एक चीज और तोड़ रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है ई के बाद में आप ये लिखो, ई के बाद में वह लिखो। ई के स्थान पर आपको वो पद लिखना है जो इसका स्थानीय वर्ण निकट हो, जो उच्चारण स्थान में सबसे निकट का पद हो इनमें से, वो आपको लिखना है। तो ई का स्थान है, अगर ई जाएगा तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचू ऐसा नाम तालु। तो इनमें से तालु किनका? देखो आप, इनमें से तालु तो इसी का ही होगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए यहाँ पर ये आएगा। अब ये नहीं सर ने फिर तुक्का लगा दिया, यहाँ से 4 वर्ण ले लिए और सीध मिला दी ई के स्थान पर। ये क्यों होगा? क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। उ, अब ये उ आएगा तो उ के स्थान पर अपने आप क्या आ रहा है? वह ऋतुलक्षाणाम ये आ गया, ऋतुलक्षाणाम दंते आ गया, अपने आप ही इसमें आ रहा है। तो इनके स्थान पर देखने पर मालूम होता है कि उच्चारण स्थान के अनुसार हमें पदों को लेना है। क्लियर होगी ये बात? इस सारणी को आप ले सकते हो बिल्कुल क्लियर। अब सारणी को समझा रहा हूं, उदाहरण के अनुसार देखना आप। ये ले लिया हमने, अब ध्यान से देखना है, इसकी सारणी के अनुसार हमें उदाहरण समझ लेने हैं। उदाहरणों को ध्यान से देखो आप। उदाहरण है 2-3 उदाहरण मुख्य विशेष रूप से। पहला उदाहरण हमने ले लिया इति अलम। क्या ले लिया हमने? इति, और इति के बाद में हमने क्या लिया है? अलम। ध्यान से देखो, इति अलम। अब इति में ये कौन आ गया? ई आ गया। ये कौन है? इसमें भी ई तो है क्या? अब ये आप तय, इस ती में से आपने तय निकाल दिया तो यहां पर क्या बच गया? ह्रस्व ई बच गया। ह्रस्व ई किससे मिलेगा? ए स्वर से मिलेगा। अब देखो आप, दोनों तरफ क्या है? स्वर है, इसका मतलब स्वर संधि तो है। अब इधर ई आ गया, इधर ए आ गया, तो दीर्घ संधि है क्या? इधर तो ई हो गया, इधर ए हो गया, तो दीर्घ संधि तो नहीं है, तो संधि इक। इधर कौन आ गया? इक। इसका मतलब ये यण संधि है। भाई इक आ गया ना, तो यण संधि हो चुकी है। तो अब यण संधि में जो वर्ण लुप्त होगा, जो स्थानीय वर्ण होगा, वो कौन सा? ई तो नहीं। तो ई के ई तो ई गया, तय का तय रह गया। अब ये यहाँ से स्थानीय वर्ण बन के जाएगा, इसके स्थान पर आदेश वर्ण आएगा, तो इसके स्थान पर आने वाला वर्ण कौन सा होगा? यण होगा। भाई यण आएगा तब तो यण संधि होगी ना। अब यण कौन सा आएगा? यण में हमारे पास में 4 वर्ण है, ये वर्ण है, या तो आएगा ई के स्थान पर ये आएगा वे, ये आएगा रे, ये आएगा ले। तो कौन सा आएगा? ये आएगा। कौन सा वर्ण आएगा? ये क्यों आएगा? क्योंकि इसके उच्चारण स्थान समानता है। तो उच्चारण स्थान समानता के कारण हमने यहाँ पर कौन सा वर्ण लिख दिया? ये लिख दिया। आगे कौन सा हो गया? अलम। ये आ गया अलम आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? ये यहाँ पर ये हो गया अलम। तो ये जो ये हमेशा, मैंने कहा व्यंजन हमेशा आगे की तरफ गति करता है, ठीक है। ये व्यंजन है, ये आगे गति करेगा। ये तय किसके पास में गति करेगा? ये के पास। ये तय सहायता मांगने के लिए ये के पास में जाएगा, लेकिन ये तो खुद ही खाली बेटा है, ये तो खुद ही आधा बेटा है, इसको क्या सहायता करेगा? तो ये सहायता करने से मना कर देगा, तो तय आधा रह जाएगा। ये जाएगा ए के पास स्वर सहायता मांगने के लिए, तो ए स्वर है और ए सहायता करेगा ये की, तो अपना जैसा बना लेगा ये, ठीक है। और संधि क्या हो जाएगी? इत्यलम। समझ चुके आप? समझ चुके आप? इसको समझ लीजिए। केवल तय है, तय को सहायता नहीं दे सकता, तय का तय आधा आ गया। ये था, ये किसके पास में गया? स्वर के पास में गया, तो ये कंप्लीट आ चुका। ले का ले पूरा, मैं का मैं पूरा। संधि क्या हो जाएगी? इत्यलम। इति धन अलम, इति धन अलम। तोड़ने की परिभाषा में साथ साथ करती रहनी, इसकी प्रैक्टिस भी, वरना कई बार संधि विच्छेद में समस्या हो जाती है कईयों की। लिखना होता है कुछ अलग लिख देते हैं, कुछ अलग अलग लिखने के बाद में संधि का हमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। अब के इति अलम संधि आ गया और हम ती बड़ी कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। इति में ती बड़ी आती ही नहीं है। अगली संधि करेंगे सुधी धन उपास्य। अगली संधि क्या है? सुधी धन उपास्य। ये लीजिए आपके सामने, देखो
दोनों तरफ क्या है, स्वर है, इसमें ई दीर्घ है, इसमें ऊ ह्रस्व है, तो स्वर संधि तो हो गई। अरे व्यंजन संधि तो नहीं हुई ना, व्यंजन तो व्यंजनों का मेल होता है, विसर्ग संधि भी नहीं हुई, विसर्ग नहीं आ रहा है तो स्वर संधि है। स्वर संधि में इधर ई आ रहा है, इधर ऊ आ रहा है, तो यण संधि हो गई। नाम देखो कितने बढ़िया नाम आ रहा है हमारे पास में, प्रत्येक संधि का सूत्र है, नाम है, परिभाषा है, सब कुछ नियम है, बिना नियम के संधि कभी नहीं बनती है। हमने यहाँ पर सुधि में से क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया। ई कौन सी निकाला हमने, दीर्घ ई निकाला। दीर्घ ई था, वो दीर्घ ई ऊ के पास में जाएगा, तो ऊ के पास में जाएगा तो ई तो यहाँ से गायब हो जाएगा, ई यहाँ से स्थानीय वर्ण हो जाएगा। स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो आदेश होगा वो ई के अनुसार क्या होता है, ये हम पहले समझ चुके हैं। आगे क्या आ गया, उपास्य, ठीक है। अब सु के स्थान पर तो अब ध, इसको सहायता नहीं पहुंचा सकता तो ध आधा आ जाएगा, ये जाएगा ऊ के पास में तो यू बन जाएगा, और संधि क्या हो जाएगी, सुदुप्यासी। ये कर सकते हैं हम तो, अब तो कर सकते हो, इसमें समस्या वाली बात नहीं इतनी तो, ठीक है ना। अगली संधि ले लेते हैं, ये ऊ की आ गई, इधर इधर ई की होगी, ये दीर्घ ई की परिभाषा होगी, और दीर्घ ई का जो उदाहरण था ये आपके सामने आ चुका। इति धन अलम था, ह्रस्व का, सुधि धन उपास्य था, वो दीर्घ का आ चुका। गुरु धन आदेश, ये लिया मैंने आपके सामने, गुरु धन आदेश है। अब भाई इधर तो ऊ आ गया, इधर आ गया, तो स्वर संधि तो हो चुकी, स्वर संधि तो है, और इधर ऊ है, इधर आ है, तो यण संधि भी हो चुकी, कि और संधि में ऊ आएगा नहीं पहले, भाई ऊ तो आएगा, दीर्घ में ऊ आएगा, लेकिन दीर्घ में इधर भी ऊ आएगा ना, तो दीर्घ संधि तो है ही नहीं। भाई इधर तो ऊ है तो दीर्घ में इधर ऊ आता है, ठीक है, लेकिन दीर्घ में इधर ऊ आता है तो इधर भी ऊ आएगा, तब दीर्घ होती है, तो दीर्घ नहीं है तो फिर यणी हो गई आगे संधि। ये हो गया, रह निकाल लिया हमने, रह निकालते यहाँ पर कौन बच गया, ऊ ह्रस्व है, इधर कौन हो गया, आदेश है, ये क्या हो गया, आदेश है, तो ये हमने दिया। अब इसके स्थान पर ये स्थानीय वर्ण हो गया, ऊ क्या है, स्थानीय वर्ण, स्थानीय वर्ण के स्थान पर आदेश वर्ण कौन सा हो रहा है, वह, ऊ के सामने वह आ रहा तो वह हो गया। आगे क्या आ गया, आदेश है, ये आदेश हो गया। मिलाओ इनको, ये पहले से आधा है, तो आधा है तो इसको हम यहाँ ले सकते हैं, वह जाएगा, के पास में क्या आ गया, वाह, फिर क्या आ गया, देश है। एक प्रकार तो निगम का ये होता है गुरुवादेश, लेकिन कंप्यूटर में ये भाषा लिखी भी नहीं है, कंप्यूटर के अनुसार ये सही क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा गुरुवादेश है। ये जो रह था, ये रह है, ये वाक्य ऊपर जाके खत्म होता है, गुरुवादेश है, इसे हम बोलते हैं गुरुवादेश है, इसको हम ये बोलेंगे गुरुवादेश है। लेकिन चूंकि ये भाषा कंप्यूटर में टाइपिंग में नहीं लिखी जाती, इस प्रकार है, तो सही ये भी है, ये नहीं गलत है, सही ये भी है, लेकिन कंप्यूटर के अनुसार ये सही है, ये हो जाएगा गुरुवादेश है कि नहीं। ये ऊ की भाषा, वधु धन आचार्य है, अब वधु के अंदर धू बड़ा होगा, ये मात्राएं आपको याद रखनी भाई, आप वधु के अंदर धू कहीं छोटा कर दो, वधु के अंदर धू कौन सा होगा, बड़ा होगा, आचार्य में आ हो जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, वध्वाचार्य है, क्या हो जाएगा, वध्वाचार्य है। आगे का उदाहरण देखते हैं हम, अगला जो उदाहरण है उसी का ले लेते हैं, री का ले लेते हैं एक, फिर री के बाद में री का और बच जाएगा उदाहरण, दो उदाहरण हो जाएंगे इनके। अगला जो उदाहरण ले लेते हैं वो लेते हैं हम आपके पितृधन आदेश, क्या लेंगे, पितृधन आदेश है, पितृधन आदेश है, ठीक है। अब ये संधि, ये उदाहरण ध्यान से समझना, ये उदाहरण आगे भी कई संधियों में काम आएगा हमारे, जो पित्रादेश में जो री वाला उदाहरण है ये आगे कई संधियों में काम आने वाली चीज है, इसको ध्यान से देखना है। पी का हमने क्या, इधर स्वर तो स्वर संधि हो गई, इधर री इधर आ हो गया तो यण संधि का रूप आ गया, इधर दोनों असमान वर्ण आ गए यहाँ पर, तो पी का पी, तय का तय, इधर कौन आ गया, री, इधर कौन आ गया, आदेश, ठीक है। अब ये चीज काम आएगी हमारे, आगे तक काम आएगी। आगे अगर आपने ये समझ लिया तो आगे आप समझते रहोगे। री हट गया तो री को हम क्या बोलेंगे, स्थानीय वर्ण। अब री के स्थान पर जो आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, आदेश वर्ण। तो री के स्थान पर आदेश वर्ण क्या होगा, या तो ये होगा, या वह होगा, या र होगा, या ल होगा। कौन सा होगा, र। ये चीज हमारे आगे तक काम आएगी कि री के स्थान पर आदेश वर्ण र होता है। ये बहुत आगे तक हर संधि में काम आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। री के स्थान पर आदेश वर्ण क्या आ गया, र आ गया, आगे क्या हो गया, आदेश है, ठीक है। ये कंप्लीट चीज हो गई। अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, पी
तय का तय, रे मिल गया हमें तो क्या आ गया रा, फिर क्या आ गया दे, फिर क्या आ गया दे। इसे हम बोलते हैं पित्रादेश है। अब ये पित्रादेश कंप्यूटर में हम नहीं लिख सकते, इतना ही है। आप देख रहे हैं हंसना मत कि सर ने क्या लिख दिया है। इस कंप्यूटर हालांकि ये सही है, इसको हम बोलने में ही बोलेंगे पित्रादेश। पित्र ये तय और रा क्या हो जाएगा त्रा हो जाएगा। तो इनको कंप्यूटर जो भाषा लेगी है वो लेगी है क्या पित्रादेश है। इस प्रकार का रूप कंप्यूटर में लिया गया पित्रादेश, इसको भी सही मान लिया जाता है। तो हमें संधि ये पेपर में देखने को मिलेगी, यही मिलेगी, हमें करना भी इसको ऐसा ही है। ये तय तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ये रे और आ मिल करके हो जाएगा रा। इस प्रकार का रूप देना है तो संधि आएगी क्या पित्रादेश है। संधि क्या आएगी पित्रादेश है। इसी का एक रूप मैं आपके सामने और ले लेता हूं, जो रूप क्या होगा ले का ली वाला उदाहरण जाएगा। ली का उदाहरण क्या बोलेगा हमें, ली का उदाहरण बोलता है कि ली के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ली के स्थान पर क्या आदेश होता है, या तो ये या वह या रल है। अब ली का उदाहरण एक उदाहरण लेते हैं केवल हम आपके सामने। ली धन अनुबंध है, ली धन अनुबंध है, ये उदाहरण देखिए। ली धन अनुबंध है तो पहले ली आ गया तो बाद में है नहीं, पहले ली आ गया तो ली अपना स्थान छोड़ेगा तो स्थानीय वर्ण हो जाएगा। स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो आएगा वो आदेश वर्ण होता है। तो ली के स्थान पर इनमें से आदेश कौन सा हो रहा है, ये आदेश हो चुके सभी, अब बचा कौन है ले। तो ये चीज हमें लास्ट तक ध्यान रखना, और भी कई संधि में आएगी कि ली के स्थान पर आदेश वर्ण क्या होता है ले। अर्थात ली का जो संबोधन है, जो ली का जो लीडर है, ली का जो काम करने वाला है, तो ली किसको आदेश दे रहा है, ली आदेश दे रहा है ले को कि मेरे जगह आप इस यहाँ पर काम करने जाइए। तो ली के स्थान पर काम करने के लिए कौन आ रहा है, ले आ रहा है। ले आ गया, आगे क्या लिख दिया हमने अनुबंध है। अब ये चौगुना नहीं है कि ले कहाँ से आ गया, ली अपना स्थानीय वर्ण है, ये जाएगा तो ली ये किसको कह के जाएगा, इनमें से ली केवल ले को कह के जाएगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप मेरे स्थान पर बैठ सकते हैं। तो ली के स्थान पर यहाँ पर ले बैठ गया, ले आधा हो गया हलंत, एम में मिल गया तो क्या बन जाएगा लनुबंध है। ठीक है, इसी प्रकार ली धन आदेश भी हो सकता है, ली धन आदेश। तो ली के बाद में अगर आ गया आदेश में तो संधि क्या बन जाएगी ले आधा हो जाएगा, ले आधा मिलेगा आ में तो संधि हो जाएगी लादेश है। संधि क्या हो जाएगी लादेश है। तो इस प्रकार आज केवल हम इन दो संधि आपके सामने लेते हैं। पहली संधि हमने ले ली दीर्घ और दूसरी संधि हमने ली है यण। ऐसी संधि 3 लेने में थे, लेकिन ज़्यादा 3 होने फिर बड़ा मामला हो जाएगा। 2 संधियाँ एक बार दोबारा बतानी पड़ेगी पूरी की पूरी कंप्लीट। लेकिन इन संधियों को आपको देखना है, समझना है और अपने दिमाग के अंदर बिठाना है। न किसी कोफे में करना है, न किसी किताब में करना है, केवल करना दिमाग में है। दिमाग में की भी चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। लोग अक्सर कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर लोग आपके साथ होते तो संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वही बात, अगर लोग साथ होते तो संघर्ष किसे करेंगे। जब सब लोग ही अपने साथ हैं तो संघर्ष करने की किसी से आवश्यकता ही नहीं होती है। ये ध्यान रखना हमें। जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते। जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते। इसीलिए जब लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लो आप पास हैं। इतना ही ध्यान रखना है। नंबर लेकर के खुद पास नहीं हो सकते। जगह अगर किसी के पास में है आपके लिए तो समझ लीजिए आप नंबरों से नहीं, आप दिल से पास हैं। अगली क्लास के अंदर हम 2 नई संधि लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।